So, Jain friends, Jain. I hope you are all doing well. Today we are going to discuss about one of the topic of physical geography, that is earथक्वेक, जो कि भूकंप है। आज हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप कैसे आता है, क्या उसके प्रावधान है, कौन कौन से फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन कितने टाइप के earthquake आते हैं, कौन से वेव निकलते हैं। इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है earthquake। तो हम देखते हैं earthquake आता क्यों है। earthquake आता क्यों है? तो earthquake आता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एस्थेनोस्फीयर। earthquake आता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एस्थेनोस्फीयर। अब देखिए फिजिकल ज्योग्राफी कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपने एस्थेनोस्फीयर के बारे में नहीं पढ़ा है इंटीरियर ऑफ अर्थ में, तो बताइए आपको earthquake कैसे समझ में आएगा। अगर आपने earthquake नहीं पढ़ा कि क्यों आता है, अभी आगे पता चलेगा। तो अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं पढ़ी तो earthquake के बारे में आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने पहले ही कहा था कि आप पहले सारी वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस टॉपिक पे आइए, और सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अर्थ का मूवमेंट, एस्थेनोस्फीयर के मूवमेंट के कारण भूकंप आता है। जब प्लेट टेक्टोनिक प्लेट जो आपस में टकराती हैं, जिसके कारण भूकंप आता है। अब देखते हैं भूकंप का ओरिजिन कहाँ से होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस जिस पे हम रखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका पेड़ है, यही मान लीजिए यही घर है, यही नदियाँ हैं, यही पहाड़ है, यही कहीं छोटिया खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, यही खड़े हैं। तो अर्थ एस्थेनोस्फीयर जो मैंने ऐसे बनाया था आपको, क्रस्ट मेंटल कोर, इस वाले हिस्से तक एस्थेनोस्फीयर होता है। अप्रॉक्स 27 किलोमीटर के बाद ही एस्थेनोस्फीयर आता है। तो यहाँ मान लीजिए एस्थेनोस्फीयर में एक यहाँ पे भूकंप आया, यहाँ पे भूकंप आया, और जब भूकंप आया तो इसकी वेव्स चारों तरफ फैलेंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो आवाज़ है वो चारों डायरेक्शन में जा रही है। तो वैसे जब earthquake आता है तो उसकी जो वेव्स होती हैं, उसकी जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, उसकी जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी जो होती है, वो सारे डायरेक्शन में फ्लो करती है। ऐसी अर्थ सरफेस की ओर जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है, एज वेल एज नीचे भी कुछ हिस्सों तक आती है। अब देखेंगे अभी आगे कि कुछ हिस्सों तक नीचे क्यों आती है। तो ये निकला जिस पॉइंट पे earthquake आया, जिस पॉइंट पे earthquake आया इसको कहते हैं फोकस। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। इस पॉइंट को फोकस करते हैं, और जहां ये अर्थ के सरफेस से मान लीजिए यहाँ पे जाके टकराई, इस पॉइंट को ये पॉइंट, इसको कहा जाता है ईपी सेंटर। इसको कहा जाता है ईपी सेंटर। आप ये सोचेंगे अब इसको क्यों नहीं कहा गया, इसको क्यों नहीं कहा गया, इसको क्यों नहीं कहा गया। तो ईपी सेंटर उसको कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ईपी सेंटर। फोकस और सरफेस के बीच का जो सबसे कम से कम डिस्टेंस होता है उसको ईपी सेंटर कहा जाता है। इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है फोकस का उसको हम बोलते हैं ईपी सेंटर। जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है फोकस का उसको बोलते हैं हम ईपी सेंटर। देखिए ये इसका शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये इधर थोड़ा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, इधर थोड़ा लंबा आया, तो इसको बोलते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस। फोकस और ईपी सेंटर ने आपको समझ लिया, आपको समझ गया, आ गया होगा। अब देखते हैं जो ईपी सेंटर होता है, सॉरी, ईपी जो सेंटर होता है, दोबारा लिखते हैं, ईपी सेंटर और जो आपका फोकस होता है ये हमेशा आपके 90 डिग्री पे होना चाहिए। ये जो एंगल बनेगा इसके हमेशा ये 90। अगर मान लीजिए ये फोकस है और ये ईपी सेंटर है तो इन दोनों के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री का बनता है। इन ईपी सेंटर और फोकस के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो ये था earthquake कहाँ से ओरिजिन होता है और अर्थ सरफेस के आस पे किस पॉइंट पे क्या इसका क्या नाम होता है। तो ये था हमारा नॉर्मल समझने के लिए। अब हम देखते हैं इसके सब पार्ट्स, इसके हम देखते हैं सब पार्ट्स। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखते हैं earthquake कितने टाइप के होते हैं। earthquake कितने टाइप के होते हैं।
देखिए, एक का नाम है बॉडी वेव, बॉडी वेव, दूसरे का नाम है सरफेस वेव, सरफेस वेव। एक का नाम है बॉडी वेव, दूसरे का नाम है सरफेस वेव। ये दो टाइप होते हैं अर्थक्वेक के, और इस बॉडी वेव को फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, दिस बॉडी वेव इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और उसका नाम है, एक का नाम है प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव, और दूसरे का नाम है सेकेंडरी। एक का नाम है प्राइमरी वेव, दूसरे का नाम है सेकेंडरी वेव। अब देखते हैं प्राइमरी वेव क्या होती है और सेकेंडरी वेव क्या होती है। अगर आपने फिजिक्स का साउंड चैप्टर पढ़ा होगा तो देखिए, वेव दो प्रकार से ट्रेवल करते हैं। एक तो वेव आपका ऐसे फ्लो करता है और एक वेव ऐसे होता है। एक वेव ऐसे फ्लो करता है और एक वेव ऐसे फ्लो जाता है। तो इसको इस टाइप के वेव को जहाँ अप एंड डाउन होता है, जैसे आपके घर में अगर आप छोटे होंगे, चाहे आप भी कर सकते हैं, अगर आपके गांव में या आसपास कोई तालाब हो, उसमें जाके एक कंकड़ मारिए, बीच में देखते हैं एक वेव निकलती है पानी की, ऐसे ऐसे करके निकलती है, उसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। दिस वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड दिस वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। यहां लिखता हूं ट्रांसवर्स वेव। तो जो प्राइमरी वेव हमारी होती हैं, जो प्राइमरी वेव हमारी होती हैं, जो प्राइमरी वेव हमारी होती हैं, वो होती हैं प्राइमरी वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। प्राइमरी वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम प्राइमरी वेव के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्राइमरी वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में फ्लो करती है। मतलब इसकी जो वेव्स है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में जाते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये वेव हैं जो सॉलिड में भी फ्लो करेंगी, लिक्विड में भी फ्लो करेंगी और गैसियस में भी फ्लो करती हैं। और इसके सामने जो भी कुछ आता है, इसके फ्रंट में कंप्रेस इन फ्रंट और स्ट्रेच इन बिहाइंड हिज। समझ लीजिएगा आप। देखिए, वो अपने आने वाली जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं उसको कंप्रेस करती हैं, दबाती चली जाती हैं और अपने पीछे फैलाती चली जाती हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता होगा, देखिए जो खेत में जो हल जुताई होती है, जो फावड़ा लगता है उसके अंदर हल का, तो वो देखिए ज़मीन को दबाता है, वो ज़मीन को दबाता है और पीछे मिट्टी को धकेलता जाता है, पीछे मिट्टी को फैलाता जाता है। पहले वो कंप्रेस किया, पहले वो दबाया, उसके बाद मिट्टी को फैला दिया। तो इस अर्थक्वेक अगर आपको आसानी समझना है तो हमारे खेत में भी आप अर्थक्वेक के इस हिस्से को समझ सकते हैं। और तीसरा ये होता है कि ये ऑसिलेटिंग इन नेचर होता है, ये होता है ऑसिलेटिंग इन नेचर। आपको पता है कि ये फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट करेंगी, ये होता है, इसको छोड़ देते हैं, ये ऑसिलेटिंग क्योंकि ये वाइब्रेट करती हैं। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इट इज़ द फर्स्ट वेव हु रीच द रिकॉर्डेड स्टेशन। ये है आपका फर्स्ट वेव रिकॉर्डेड एट रिकॉर्डेड स्टेशन, रिकॉर्डिंग स्टेशन। देखिए, ये प्राइमरी वेव ऐसी वेव है जो सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टेशन पे पहुंचती हैं। तो ये देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस में गया, उसके बाद कंप्रेस किया और स्ट्रेच किया, उसके बाद ये सबसे पहली वेव अगर सबकी आएगा तो जो रिकॉर्डिंग स्टेशन बनते हैं, जो रिक्चर स्केल के उसकी इंटेंसिटी नापने के लिए, ऐसे में जितने भी ऑब्जेक्ट्स लगे हैं जो इंटेंसिटी को मेजर करते हैं आपके अर्थक्वेक को, वहाँ ये वेव सबसे पहले पहुँचेंगी। और इसका जो स्पीड होता है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैसियस में उससे सबसे कम होता है। ये था हमारा प्राइमरी वेव। और हम देखते हैं सेकेंडरी वेव। जो हमारी सेकेंडरी वेव होती हैं, जो हमारी सेकेंडरी वेव होती हैं, ये सॉलिड एंड गैस, गैसियस में ही फ्लो करती हैं। लिक्विड में ये फ्लो नहीं करती। क्या नहीं करती हैं? ये लिक्विड में फ्लो नहीं करती हैं।
ये था हमारा सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव बस इतना है, ये सॉलिड और गैस में तो फ्लो करेंगी लेकिन ये लिक्विड में फ्लो नहीं करेंगे। वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में पड़ेगा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड में, उससे सब गैस में। वो कंप्रेस करते हुए आगे जाता है और स्ट्रेच करते हुए पीछे फेंकता है। वो ऑसिलेटिंग इन नेचर होता है, क्योंकि सभी वेव्स ही ऑसिलेटिंग इन नेचर होती हैं, क्योंकि वो वाइब्रेट करती हैं। और उसके बाद वो जो फर्स्ट प्राइमरी वेव है, जो हमेशा सबसे पहले रिक्टर स्केल पे या इंटेंसिटी जिसको मेजर किया जाता है अर्थक्वेक को, वहाँ रिकॉर्डिंग स्टेशन पे सबसे पहले जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पार्ट, सरफेस वेव। सरफेस वेव इज आल्सो नोन एज लव वेव। क्या होता है? लव वेव, मतलब प्यार का। ये सबसे खतरनाक होता है। प्यार में सभी लोग गिरते हैं और ये सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि प्यार सबसे खतरनाक होता है। ये आपका सबसे खतरनाक होता है। ये सेम टू सेम लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह होता है, या कहते हैं वाटर वेव, H2O वेव शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि ये पानी के जैसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है और ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ये सबसे बहुत तेज़ी से तीव्र, ये जहाँ जाता है बिल्कुल तबाही मचा देता है। हमारे और आपके न्यूज़पेपर में अगर कोई अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ अगर आया होगा तो हमेशा इसी डिजास्टर के बारे में दिखाते हैं। जब ये वेव आती है, ये बिल्डिंग के बिल्डिंग गिरा डालती है, गाड़ी वगैरह सब कुछ आ जाता है। 4 या 5 साल पहले एक बार छोटा सा अर्थक्वेक आया था नेपाल में, जो वहाँ की बहुत ज़्यादा तबाही मंगाया था। उसकी ज़्यादा इंटेंसिटी इसी की थी, सरफेस वेव की। सरफेस वेव की ज़्यादा इंटेंसिटी थी। और इसकी ये बात है, ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इट ट्रेवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। इट ट्रेवल्स longest distance but not deeper in earth। ये शॉर्ट फॉर्म में कुछ जगह कम है। ये बहुत तेज़ी से बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि इसकी तीव्रता बहुत तेज़ होती है और काफ़ी दूर, अगर यहाँ भूकंप आए अप्रॉक्स 10, 15, 20, 25 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक चला जाता है। लेकिन ये अर्थ के अंदर तक ज़्यादातर नहीं जा पाता है, क्योंकि अर्थ का जो इंटीरियर है वो हमेशा लिक्विड है। और देखिए जो सेकेंडरी वेव होता है, कुछ हिस्से उसमें इन्वॉल्व होता है। जो सेकेंडरी वेव लिक्विड में नहीं फ्लो कर सकती, क्योंकि अर्थ का जो इंटीरियर होता है वो हमेशा लिक्विड फेज में होता है। इसीलिए ये ज़्यादा अंदर तक तो नहीं जा पाते हैं, पृथ्वी के ज़्यादा अंदर नहीं जा पाते हैं, लेकिन दूर बहुत जाते हैं। तो ये था हमारा सरफेस वेव। ये था आपका सबसे आसान तरीके में अर्थक्वेक को समझना, कि कैसे अर्थक्वेक आता है, कितने प्रकार के अर्थक्वेक होते हैं, कहाँ। इस पे जो सेंटर में बताया था मैं, जो इसका सेंटर होता था ऐसे करके, ऐसे यहाँ इसके आसपास ज़्यादा करीब, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी वहाँ ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे ये ट्रेवल करता जाएगा डिस्टेंस, इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अर्थक्वेक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम और अच्छी वीडियोस आपको लाते रहें। और हम ये भी बता रहे हैं कि कौन सा चैप्टर किससे इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।